लोकसभा में बीते दिन संविधान संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। इसे लागू करने के लिए नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन आवश्यक है, यानी यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समय लेने वाली थी। सरकार द्वारा लाया गया 2026 का प्रस्ताव इसी प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास था। यदि सीटों की कुल संख्या नहीं बढ़ती और पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर होता है, तो स्वाभाविक रूप से उन राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, भारतीय लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सहमति गढ़ने का एक मंच भी है। लेकिन बीते दिन यानी कि कल जो कुछ भी संसद में हुआ, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब नीतिगत सुधारों पर भारी पड़ रही है। लोकसभा में बीते दिन संविधान संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। महिला आरक्षण का क्रियान्वयन और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की दिशा, पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी सरकार का कोई बिल संसद से पास नहीं हो सका। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, बता भी सकते हैं, लेकिन जो हारा है वो मोदी सरकार नहीं बल्कि देश हारा है, देश का भविष्य हारा। महिला आरक्षण को लेकर पहले ही स्पष्ट था कि 2023 के प्रावधानों के तहत इसे लागू करने के लिए नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन आवश्यक है, यानी यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समय लेने वाली थी। सरकार द्वारा लाया गया 2026 का प्रस्ताव इसी प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास था, ताकि पहली जनगणना के इंतजार की शर्त हटाकर सीधे परिसीमन की राह खोली जा सके। इस अमेंडमेंट के असफल रहने का अर्थ यह है कि महिला आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन अब उसी बेसिक स्ट्रक्चर्स में पधा रहेगा जिसमें सेंसस एंड डिलिमिटेशन दोनों की शर्तें जुड़ी। इसका मतलब साफ है कि 2029 के आम चुनाव तक भी इसका प्रभाव जमीन पर नहीं दिखेगा, और यही विपक्ष का महिला विरोधी होने का बड़ा और सीधा और साफ प्रमाण है। दूसरा और अधिक जटिल मुद्दा डिलिमिटेशन का यह है, भारतीय संविधान के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 2026 के बाद पहली सेंसस के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण अनिवार्य है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम है। सरकार चाहती थी कि लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या को बढ़ाकर जनसंख्या के दबाव को संतुलित किया जाए और साथ ही राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात को बनाए रखा जाए। लेकिन इस प्रस्ताव के पारित न होने से अब स्थिति यह बनती है कि परिसीमन तो होगा, पर 543 सीटों की मौजूदा सीमा के भीतर ही। यहीं से राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका पैदा होती है। यदि सीटों की कुल संख्या नहीं बढ़ती और पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर होता है, तो स्वाभाविक रूप से उन राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के वे राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत सफलता पाई है, उनके हिस्से की सीटें घट सकती हैं। यह केवल संख्यात्मक बदलाव नहीं होगा, बल्कि नीति निर्माण और संसाधन वितरण में भी प्रभाव डालेगा। अब इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जो झूठ फैला रहे थे, उसकी भी पोल खुल जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को एक तरफा राजनीतिक जीत या हार के रूप में देखना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि संसद में सहमति की कमी ने महत्वपूर्ण सुधारों को अनिश्चितता में डाल दिया है। विपक्ष का तर्क हो सकता है कि प्रस्तावित संशोधनों में पर्याप्त भरोसे की गारंटी नहीं थी, जबकि सरकार का दृष्टिकोण यह रहा कि सुधारों को तेज करने के लिए संवैधानिक बाधाओं को हटाना आवश्यक है। लेकिन अंततः नुकसान उस प्रक्रिया का हुआ जो व्यापक राष्ट्रीय सहमति की मांग करती थी। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में चुनावी ढांचे से जुड़े फैसले केवल गणित का प्रश्न नहीं होते, बल्कि राजनीतिक विश्वास और संघीय संतुलन का भी मामला होते। महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों ही मुद्दे देश के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़े हैं। ऐसे में जरूरी था कि इन्हें राजनीतिक टकराव से ऊपर उठाकर देखा जाए। अगर संसद में संवाद और सहमति की संस्कृति कमजोर होती है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन सुधारों को होता है जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलना था, जनता को मिलना था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।